हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीसीएस विद चौहान। गाइस, मेरा नाम है किरत चौहान। यहाँ हम कर रहे हैं घटना चक्र की जो सामान्य भूगोल की बुक है उसमें हम कर रहे हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी यानी कि विश्व का भूगोल। अभी जो हम करने जा रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 23 जो कि है लवणता। तो गाइस, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो गाइस, ये है इंडेक्स। देखिए, हमने चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट किया है और देखते चलिए हमने कौन कौन से चैप्टर कर लिए। चैप्टर नंबर 12 यहाँ पूरा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद अभी जो हम करने जा रहे हैं वो चैप्टर नंबर 23 यानी कि लवणता है। बाकी के भी चैप्टर आप लोग देख लीजिए कि हमें आगे क्या क्या करना है। और गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करेगा। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना चैप्टर लवणता। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। यहाँ लिखा है सागरीय जल के भार एवं उसमें घुले हुए पदार्थों के भार के अनुपात को हम बोलते हैं सागरीय लवणता। ठीक है, यानी दो चीज़, एक तो हो गया सागरीय जल का भार, ठीक है, और उसमें घुला हुआ कोई पदार्थ है, ठीक है। तो इन दोनों का क्या हो गया आपका अनुपात, और इसको हम बोल दिया हमने सागरीय लवणता। ऐसे सामान्य रूप में जो है सागरीय लवणता को प्रति 1000 ग्राम जल में स्थित लवणता की मात्रा कुछ इस तरह से दर्शाया जाता है। ठीक है, मतलब कैसे, कुछ इस तरह से दर्शाया जाता है। तो इसने बोला प्रति 1000 ग्राम जल में लवण की मात्रा, और हम किससे शो करते हैं, इससे। तो यहाँ लिखा है महासागर का वह क्षेत्र जहाँ गहराई के साथ साथ लवणता तीव्र गति से बढ़ती हो। ठीक है, मतलब इसने बोला कि अगर आप महासागर पे देखते हैं गाइस, ठीक है, तो आप गहराई के साथ देख रहे हैं और आप देख रहे हैं यहाँ पे जो लवणता है ना वो बढ़ रही है और तीव्र गति से बढ़ रही है। तो हम इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हेलोक्लाइन। ठीक है, हेलोक्लाइन कहते हैं। अब लिखा है सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत क्या है, भूमि है, जबकि नदियाँ लवणता को सागर तक पहुँचाने वाले कारकों में प्रमुख हैं। ठीक है, तो देखिए नदी का पानी सागरों में गिरता है, तो यही बोला है कि नदियाँ जो है लवणता को सागर तक पहुँचाने में, सपोज कि भूमि कहीं पे है, ऐसा लवण है कहीं पे, ठीक है। अब यहाँ से नदी बहती हुई कहाँ उतर गई, सागर में। ठीक है, तो यहाँ से ये नदी के साथ बहता हुआ कहाँ पहुँचेगा, सागर में। अब इसी जगह सागरीय लवणता को नियंत्रित करने के अन्य कारक कौन कौन से हैं, मतलब अगर आपको लवणता नियंत्रित करनी है तो क्या करना चाहिए। तो देखिए वहाँ पे वाष्पीकरण अगर बहुत ज़्यादा होगा तो लवणता कम होगी। ठीक है, पवन की वजह से जल देखिए एक जगह से दूसरी जगह जाता है, लवणता कम। नदी जल, देखिए नदी का जल जो होता है ना मीठा होता है, मीठा पानी होता है ना, जिसे आप पी सकते हैं। तो अगर वो सागर में जाके गिरता है तो उस जगह की लवणता को ये ऑब्वियसली कम कर देगा। ठीक है, ये कम कर देगा। वर्षा होगी तो वर्षा का जल भी मीठा पानी होता है, यानी कि आप उसे भी पी सकते हैं, कहने को खारा नहीं है। ठीक है, तो वो भी लवणता को कम करता है। समुद्री धाराएं भी, सपोज कि क्या हो रहा है कि यहाँ पे लवणता ज़्यादा है, यहाँ पे लवणता कम है, धारा कुछ इस तरह से फ्लो हो रही है, तो यहाँ की लवणता भी कम हो रही है या संतुलन बन जा रहा है। ठीक है, यह ज्वालामुखी भी एक कारण है। ठीक है, अब यहाँ लिखा है सामान्य रूप से सागरीय लवणता को प्रति 1000 ग्राम पीपीटी जल में स्थित लवण की मात्रा यानी कि कुछ इस रूप से दर्शाया जाता है। मतलब कैसे दिखाते हैं, प्रति 1000 ग्राम जल, देखिए प्रति 1000 ग्राम जल, इतना जल है, तो गैस इसमें लवणता की मात्रा आपको बतानी है। ठीक है, तो वो इस तरह से आप दर्शाते हो। ठीक है, इसमें लिखा है महासागरों की औसत लवणता कितनी लिखी है, कि मतलब औसतन कितनी होती है, तो 35 होती है। अब इसमें लिखा है 1884 में क्या होता है, चैलेंजर अन्वेषण के समय क्या होता है, डिटमार ने सागरों में कुल 27 प्रकार के लवणों का पता लगाया। मतलब इसने कहा टोटल कितने प्रकार के लवण होते हैं, 27। ठीक है, तो इसमें से 7 जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, यानी कि महत्वपूर्ण होते हैं। कौन कौन से हैं, तो ये 7 आपको पता होना चाहिए, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए एक तो हो गया आपका सोडियम क्लोराइड, तो इसमें लवणता लिखी है और यहाँ लिखा है प्रतिशत में कितना है। सागरों में अगर हम पूछे ना, महासागर में, तो सोडियम क्लोराइड कितनी आपकी 77.8% है, यानी कि सबसे ज़्यादा सोडियम क्लोराइड। फिर है यहाँ मैग्नीशियम क्लोराइड, ये है 10.9% है। मैग्नीशियम सल्फेट कितनी है आपकी 4.7% है। कैल्शियम सल्फेट आपकी 3.6% है। पोटेशियम सल्फेट आपकी 2.5% है। कैल्शियम कार्बोनेट जो है 0.3% है, और ये हो गया आपका मैग्नीशियम ब्रोमाइड, तो ये हो गया आपका 0.2%। तो गाइस ये याद रखना कि कौन कौन से 7 जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसमें सबसे ज़्यादा क्या है, सोडियम क्लोराइड है। ठीक है, अब इसमें लिखा है महासागरीय जल की लवणता में सोडियम क्लोराइड का अधिकतम योगदान है। अभी हमने देखा 77% के आसपास है, कितना है, 77.8% है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सागरीय लवणता का जो वितरण है क्षैतिज और लंबवत दोनों दो भागों में विभाजित किया गया है। मतलब ये आप कह रहे हैं अगर ये सागर है तो लवणता आप क्षैतिज भी देख लेंगे, ठीक है,
या आप क्या है लंबवत भी देख लेंगे, नीचे ऊपर ऊपर ऐसे इस तरह से भी आप देख लेंगे कि यहाँ कितनी है, यहाँ कितनी है, यहाँ कितनी है, 36 में यहाँ कितनी है, यहाँ कितनी है, यहाँ कितनी है, इस तरह से देख लेंगे आप। ठीक है, अब इसने लिखा है कि महासागरों में लंबवत लवणता के विषय में किसी निश्चित नियम का प्रतिपादन अभी तक नहीं किया गया। मतलब इसने कहा जो लंबवत है ना कि ऊपर उसके नीचे, तो इसके लिए कोई ऐसा नियम का प्रतिपादन अभी तक नहीं किया गया है। अर्थात कहीं पर लवणता गहराई के साथ घटती जाती है तो कहीं बढ़ती जाती है। मतलब ये नहीं कहा कि भैया गहराई पे जाओगे लवणता घटेगी, या कहीं ये नहीं कहा कि गहराई पे जाओगे तो लवणता बढ़ेगी। ठीक है, तो इस नियम का प्रतिपादन अभी तक नहीं हुआ, लंबवत नहीं हुआ। ठीक है, 36 हुआ है। चलिए, तो यहाँ लिखा है कि यदि समुद्र में जल का घनत्व बढ़ता है, ठीक है, तो बढ़ता है तो ये लवणता में वृद्धि का सूचक है। ठीक है, तो घनत्व गाइस आपको पता होगा। ठीक है, इसने कहा कि अगर ये समुद्र है और इस जगह का अगर घनत्व ज़्यादा है, इस जगह का घनत्व कम है, मतलब समुद्र में, तो समझ लीजिए यहाँ पे लवणता ज़्यादा होगी, यहाँ पे लवणता कम होगी। ठीक है, तो अब इसने ये बोला यदि समुद्र में, ठीक है, कहाँ पहुँच गए हम, यदि समुद्र में जल का घनत्व बढ़ता है तो ये लवणता में वृद्धि का सूचक है। अर्थात सागरीय लवणता में वृद्धि के कारण क्या होता है, जल का घनत्व भी बढ़ता है। यानी कि अगर आप जल लेना उसमें लवणता को बढ़ा दें तो इसका जल का घनत्व भी वहाँ पे बढ़ जाएगा। ठीक है, मतलब अगर जल लें उसमें आप नमक बहुत ज़्यादा डाल दें तो उसका घनत्व भी बढ़ जाएगा, राइट। तो इसने कहा सागरों में लवणता के क्षैतिज वितरण को समलवण रेखा के माध्यम से दर्शाया जाता है। मतलब ये अगर सागर है गाइस, तो यहाँ पे आप 36 देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ अगर देखते हैं तो यहाँ पे इसे किससे दर्शाया जाता है, समलवण रेखा। यानी कि एक जितनी अगर यहाँ पे भी मान लीजिए 35 है और यहाँ पे भी 35 है और यहाँ पे भी 35 है, तो इस तरह से जो रेखा ये खींची गई है ना, जो एक जैसी दिखा रहा है लवणता, ठीक है, उसको हम बोलते हैं समलवण रेखा। ठीक है, अब लिखा है सागरीय लवणता की मात्रा और वितरण पर अक्षांशों का अधिक नियंत्रण होता है। ठीक है, अक्षांश क्या होते हैं गाइस, जैसे कि ये पृथ्वी है, ये 0 डिग्री है, ऊपर होंगे 90 तक, 90 डिग्री तक, नीचे भी होंगे 90 तक, 90 डिग्री साउथ तक, क्या अक्षांश है। ठीक है, तो ये 36 ही तो हुआ। ठीक है, ऐसे भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर सामान्य रूप से लवणता में कमी आती है। देखिए, तो भूमध्य रेखा ये हो गई आपकी गाइस 0 डिग्री, यानी कि भूमध्य रेखा ये हो गई आपकी ध्रुव। ठीक है, तो यहाँ से इसने कहा जब ऊपर की तरफ यानी कि आप ध्रुवों की तरफ जाते हो तो क्या होता है, लवणता में कमी आ जाती है। ठीक है, अब इसमें स्मरणीय है कि भूमध्य रेखा पर उच्चतम लवणता नहीं पाई जाती। अब ये भी नहीं कह रहा है कि भैया कि यहाँ पे लवणता बहुत ज़्यादा है और धीरे धीरे यहाँ पे आके कम हो रही है। ठीक है, ये भी नहीं है। अब ये भी नहीं कह रहा है कि सबसे ज़्यादा यहीं पे होती है। ठीक है, भूमध्य रेखा पे भी सबसे ज़्यादा लवणता नहीं होती, कारण है इसका। ठीक है, देखिए, हाँ, हालांकि इसने ये कहा कि जब आप भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाते हो तो लवणता कम होती है, एक ये बात कही, लेकिन इसने ये भी नहीं कहा कि भूमध्य रेखा पर सबसे ज़्यादा कारण है। चलिए बात करते हैं। तो इसने लिखा है कि यद्यपि यहाँ यानी कि भूमध्य रेखा पर क्या है, उच्च तापक्रम और उच्च वाष्पीकरण होता है, क्योंकि यहाँ पर जो है वर्षा का जल लवणता को कम कर देता है। मतलब इसने ये बोला कि अगर हम भूमध्य रेखा की बात करें तो गैस यहाँ पर टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है, हम सब जानते हैं। ठीक है, अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो वाष्पीकरण भी सबसे ज़्यादा होगी, वाष्पीकरण ज़्यादा होगी तो वर्षा ज़्यादा होगी, और हम जानते हैं वर्षा का जल मीठा पानी होता है। यानी कि वो अगर यहाँ पे लवणता ज़्यादा है तो मीठा पानी अगर उसमें मिल जा रहा है तो वो लवणता को क्या कर दे रहा है, कम कर दे रहा है। यानी कि भूमध्य रेखा पर लवणता ज़्यादा नहीं, सर्वाधिक नहीं है। ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा है, वाष्पीकरण ज़्यादा है और वर्षा ज़्यादा होती है, इसलिए वर्षा का पानी मीठा होता है, वो लवणता को कम कर देगा। ठीक है, आगे बढ़ते। इसमें लिखा है भूमध्य रेखा पर लवणता की मात्रा लिखी है 34। ठीक है, फिर लिखा है उच्चतम लवणता कहाँ पे पाई जाती है। अब इसने ये कहा कि कितने अक्षांश पे कितनी लवणता पाई जा रही है, तो इसने कहा सबसे ज़्यादा कहाँ, 20 से लेकर 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों में पाई जाती है। ठीक है, जहाँ पर लवणता कितनी है, इसकी मात्रा कितनी है, 36 प्रति 1000 ग्राम जल में। ठीक है, 36 है लवणता। यानी इसने कहा गाइस अगर हम ये 0 डिग्री है, इसने कहा 20 से लेकर 40, ये 20 है, ये 40 है, तो इसमें आपको सबसे ज़्यादा, और उत्तरी अक्षांश लिखा है यानी ऊपर वाली साइड, उत्तरी वाली, यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा लवणता मिलेगी। इसने कहा 36, राइट। अब यहाँ पे इसने जो ये वाला साइड छोड़ दिया ना 20 तक का, ये यहाँ पे 20 तक का जो छोड़ दिया गाइस, वो इसलिए छोड़ दिया क्योंकि हमें पता है भूमध्य रेखा पर जो है गर्मी बहुत ज़्यादा, मतलब टेम्परेचर ज़्यादा है, उसकी वजह से वाष्पीकरण ज़्यादा होगा, मतलब वर्षा ज़्यादा होगी और लवणता कम हो जाएगी। ये बात हो गई। तो सबसे ज़्यादा इसने कहा 20 से 40 डिग्री पे है, क्योंकि इन भागों में क्या है, उच्च तापक्रम और उच्च वाष्पीकरण के साथ आर्द्रता क्या होती है, न्यून होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसने लिखा है कि हिंद महासागर में, जो भारत के नीचे है,
चलिए, हिंद महासागर में 0 से लेकर 10 डिग्री अक्षांश के मध्य जो है लवणता इसने बता रखी है कितनी है आपकी 35.14 है, ठीक है। और उससे सबसे ज़्यादा वाली इसने ये बताई 36, ठीक है। अब हमने हिंद महासागर में 0 से 10 तक में है 35.14 है, और बंगाल की खाड़ी में इसने कहा 30 है, और यहाँ अरब सागर में इसने कहा 36 है। अरब सागर कहाँ है गाइस, हम जानते हैं। जैसे इसने ये कहा कि अगर ये भारत का नीचे वाला पार्ट है, यहाँ पे गुजरात है, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से भारत बना है, ठीक है। तो इसने कहा कि बंगाल की खाड़ी में कितनी है 30, अरब सागर में कितनी है 36, और इंडियन ओशन में कितनी है 35.14 डिग्री, नहीं डिग्री नहीं सॉरी, कुछ इस तरह से, ठीक है। ओके, दिख तो रहा नहीं है गाइस। तो ये हो गई आपकी 30, ये हो गई 36, 36, 35.14, तो ये हो गई आपकी लवणता। यानी कि हर जगह आप देख रहे हैं ना अलग अलग है। तो इसमें सबसे ज़्यादा कहाँ पे अरब सागर में आपको मिलेगी, उससे कम आपको यहाँ पे मिल जाएगी, इंडियन ओशन में ही है, और बंगाल की खाड़ी में उससे सबसे कम घट गई है, ठीक है। अब इसने कहा क्योंकि, तो इसने कहा जो अरब सागर है उसमें 36 है, क्योंकि यहाँ पर क्या है अपेक्षाकृत शुष्क मौसम के कारण वाष्पीकरण क्या है अधिक होता है, ठीक है। वाष्पीकरण अधिक हो जाएगा, और नदियों द्वारा लाए गए जल की मात्रा भी कम होती है। यानी इसने कहा जो अरब सागर है ना, अरब सागर में कारण क्या है लवणता का। देखिए, अगर आपने एक पानी की ग्लास लिया है, उसमें बहुत सारा नमक डाल दें आप, ठीक है, बहुत सारा नमक डाल दिया, और पानी भी है साथ में, और वाष्पीकरण से पानी तो उड़ जाता है, नमक नमक बच जाएगा, यानी कि उसका घनत्व मतलब यहाँ पे लवणता बहुत ज़्यादा है इस वक्त, ठीक है। तो वैसे यही कह रहा है कि जो अरब सागर वाला साइड है ना, वहाँ पे क्या होता है वाष्पीकरण ज़्यादा है, ठीक है। वाष्पीकरण ज़्यादा होने की वजह से, और जो नदियाँ आती हैं ना उसका पानी भी यहाँ कम गिरता है। आप नॉर्मली देखेंगे जब भारत की नदियाँ आपने पढ़ी होंगी, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक नर्मदा और तापी, दो नदियाँ, बड़ी नदियों में दो नदियाँ यहाँ नर्मदा तापी गिर रही है। और जब आप इस साइड देखते हैं तो गंगा भी इसी साइड गिरती है, आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, राइट। गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, बड़ी सारी यहाँ पे बहुत सारी नदियाँ गिरती हैं। लेकिन यहाँ पे आप मैक्सिमम जो मेजर नदियों में नर्मदा और तापी दो नदियाँ देखेंगे, बाकी इस साइड तो बहुत सारी गिरती हैं। तो एक ये भी कारण, मतलब दो कारण है अरब सागर में जो है लवणता ज़्यादा होने के, इसने दो कारण बता दिए यहाँ पे। कौन कौन से, एक तो इसने कहा कि जो वाष्पीकरण है वो बहुत ज़्यादा है, दूसरा वाष्पीकरण अधिक है, दूसरा इसने कहा कि नदियों द्वारा लाया गया जो जल है उसकी मात्रा कम है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब विश्व के सागरों एवं झीलों में उच्चतम लवणता, अब देखिए टर्की में एक झील है जिसका नाम है वॉन झील, ठीक है। अब इसकी लवणता देखिए, इसने कहा औसतन 35 रहती है सागरों में लवणता, और यहाँ वॉन झील की लवणता देखिएगा 330, कितनी ज़्यादा है। मृत सागर की देखिए, मृत सागर 238, ठीक है। ग्रेट सॉल्ट लेक, ठीक है, यहाँ यूएसए के उटाह राज्य में अवस्थित है, ठीक है। तो ग्रेट सॉल्ट लेक में कितनी है गाइस 220, देखिए नोट्स बना लीजिएगा, बहुत सिंपल है। वॉन लिखिएगा, वॉन लेक, वॉल मतलब वान झील, तो उसकी लवणता आगे लिख दीजिएगा 330, ठीक है। फिर लिखिएगा मृत सागर, उसकी लवणता लिखिएगा 238, फिर लिखा ग्रेट सॉल्ट लेक, उसकी लवणता 220 लिख दीजिएगा, इस तरह से लिख दीजिएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से ज़्यादा सही रहता है दोस्तों, बिकॉज एक साथ आपको ये इस तरह से पढ़ने में ना, इससे अच्छा आप अगर तरीके से टेबल बनाते हैं तो आसानी से समझ में आता है, याद रहता है, ठीक है। अब इसमें कैस्पियन सागर के उत्तरी भाग में जो है लवणता 14 पाई जाती है, दक्षिणी भाग में कितनी है, काराबूगास की खाड़ी में लवणता कितनी है 17 है, मतलब कम ही है, ठीक है। सर्वाधिक लवणीय सागर कौन सा है, लाल सागर है, जिसकी लवणता कितनी है 36 to 41 है, मतलब इतनी भी नहीं है जितनी ये आप देख रहे हैं मृत सागर में है, वॉन झील में और ग्रेट सॉल्ट लेक में है, इतनी तो नहीं है, लेकिन फिर भी ज़्यादा है, ठीक है। मतलब ज़्यादा नहीं है, सर्वाधिक लवणीय सागर की बात कर रहा है, तो ये कौन सा हो गया, लाल सागर है, ओके। अब इसने कहा कि भूमध्य सागर की लवणता कितनी है आपकी 37 to 39 है। कैरिबियन सागर आपको कहाँ मिलेगा, मिडिल अमेरिका में मिल जाएगा, मध्य अमेरिका में कैरिबियन सागर मिल जाएगा, जिसकी 35 to 36, ये बहुत दो चार ही है गाइस, ज़्यादा से ज़्यादा गिन के होंगे 10, ये आप रट लीजिएगा, ठीक है। वैसे ही फारस की खाड़ी की बात कर रहे हैं तो 37 to 40, राइट। तो ये 2 4 10 हैं, इसे पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा। तो गाइस नेक्स्ट इसमें लिखा है नोट, इसमें विश्व की सर्वाधिक लवणता वाली झील कौन सी है, तो ये अरल लिखा है, ठीक है। इसकी है 348, ठीक है, पार्ट पर 1000, मतलब वही है प्रति 1000 ग्राम में। और मृत सागर की इसने लिखी है 238, राइट। ग्रेट सॉल्ट लेक की इसने लिखी है 220। विश्व का सर्वाधिक लवणीय जलीय निकाय डॉन जुआन पांड, ये है अंटार्कटिका, जो कि ये क्या है तालाब है, जबकि दूसरा सर्वाधिक लवणीय निकाय कौन सा आपका लिखा है ग्रैबोगेज कोल, ये है तुर्कमेनिस्तान में, यानी कि मिडिल एशिया में, ये एक लैगून है। लेकिन उल्लेखनीय है कि टर्की की जो वॉन लेक है उसकी लवणता स्तर जो है अपेक्षाकृत कम है, परंतु इसका जो है जल
उच्च पीएच मान यानी कि 9.7 से 9.8 है। तो गाइस जब 7 से ऊपर की तरफ आप जाते हैं तो वो क्षारीय हो जाता है जल, राइट। और जब नीचे की तरफ जाते हैं तो वो लवणीय होता, सॉरी क्या होता है, एसिडिक होता है, मतलब अम्लीय होता है, राइट। ये अम्लीय होता है। और ऊपर की साइड जाते हैं यानी कि 8, 9, 10 में जाते हैं तो क्षारीय हो जाता है। तो देखिए यहाँ इसका जो पीएच है, देखिए 7 से कितना ज़्यादा है। इसके कारण क्या है, अत्यधिक क्षारीय है ये, ठीक है, यानी कि वॉन झील की बात कर रहा है ये। तो इसी कारण क्या है, प्राय कई पुस्तकों में इसे जो है विश्व की सर्वाधिक खारी झील बताया गया, ठीक है, सबसे ज़्यादा बताया गया बहुत सारी बुक्स में से। तो ये एक नोट था, अलग से दे रखा है, ठीक है। चलिए इसका क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन जल लवणता प्रवणता को दर्शाता है। तो अभी हमने जब पढ़ा था हमने बोला था हेलोक्लाइन, ठीक है। हेलोक्लाइन में क्या है, जैसे जैसे आप गहराई में नीचे जाते जाते हैं और लवणता जो है तीव्र गति से बढ़ती जाती है, तो उस क्षेत्र को आप बोलते हैं हेलोक्लाइन, हेलोक्लाइन बोलते हैं, राइट। तो इसने कहा सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत क्या है। सागर में लवणता कहाँ से जाती है, देखिए मुख्य है भूमि, भूमि में होगी, नदियों के थ्रू क्या है बहती बहती सागरों में चली जाती है। तो सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत क्या है, भूमि है, जबकि नदियाँ लवणता को सागर तक पहुँचाने वाली कारक है, मतलब उसमें उसके साथ लवणता बहते बहते कहाँ सागर में चला जाता है। अरे सागरीय जल की लवणता में किसका अधिकतम योगदान होता है। तो गाइस हमने देखा था 77.8% किसका था गाइस, तो वो था आपका कैल्शियम सोडियम क्लोराइड, राइट। तो महासागर की जो औसत लवणता है वो है 35 पार्ट पर प्रति 1000 ग्राम, ठीक है। तो इसने कहा कि सागरी जल की लवणता में सोडियम क्लोराइड का अधिकतम योगदान होता है, यानी 77.8%, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। लिखा है उच्चतम लवणता कहाँ पाई जाती है। इसने कहा कि यही वाला हो गया आपका यूपीपीसीएस 1995 में आया हुआ है, तो वॉन झील टर्की में है, उसमें पाई जाती है। बाकी का जो ऑप्शन में है उसको देखते हुए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, तो वॉन झील में कितनी, जो टर्की में 330 है, अमृत सागर में आपका 238 है, और लाल सागर में आपका 36 to 41 है, एंड ग्रेट सॉल्ट लेक में कितना है 220 है। लवणता का सर्वाधिक मात्रा जिसमें पाई जाती है वह है, यहाँ लिखा है प्रशांत महासागर, भूमध्य महासागर, हिंद महासागर और अमृत सागर। तो इन सब में गाइस हमने अभी पढ़ा मृत सागर, मृत सागर में देखिए इन सब में तो देखिए जरा जरा सी है 30-40 मृत सागर 238, प्रशांत महासागर 34-36, हिंद महासागर 35 to 36, भूमध्य सागर 37-39, मतलब 40 भी नहीं है किसी में। अब लिखा है निम्नलिखित में से किस सागर में लवणता सबसे ज़्यादा है। तो इसमें लिखा है मृत सागर, लाल सागर, कैस्पियन सागर और भूमध्य सागर। चलिए आइए देख लेते हैं। तो इसमें देखिए क्या लिखा है, सर्वाधिक लवणीय सागर क्या है, इसने लिखा है लाल सागर। प्रश्न में सागर की लवणता पूछी गई है, ठीक है। तो इसने कहा सर्वाधिक लाल सागर, जिसकी लवणता कितनी 36 to 41 है। फिर उपयुक्त विकल्पों में भूमध्य सागर भी एक सागर है, देखिए, जिसकी लवणता 37 to 39 है। अब मृत सागर की लवणता लाल सागर और भूमध्य सागर से अधिक है, परंतु देखिए मृत सागर की इसने कहा कि इन दोनों से ज़्यादा है। परंतु क्या है, इसे झील की श्रेणी में रखा गया है। मृत सागर नाम में सागर है लेकिन ये झील है। अब इसमें कैस्पियन सागर भी वस्तुतः झील ही है, ठीक है। क्योंकि आप देखिए झील और सागर में क्या अंतर है गाइस, आप सागर देखेंगे खुला सागर होता है, झील अगर आप नॉर्मली देखें तो झील उसके चारों तरफ आपको लैंड मतलब कि ज़मीन भूमि मिल जाएगी। तो कैस्पियन सागर को आप देखते होंगे तो भी उसकी चारों तरफ आपको लैंड भूमि मिल जाती है, ठीक है। तो वही वाली बात इसने कही है। तो लाल सागर में भी आप कुछ ऐसे, लाल सागर नहीं, मृत सागर में भी आप कुछ ऐसे, नाम से ये सागर है लेकिन ये सागर है नहीं, ठीक है, झील है। कैस्पियन सागर भी सागर बोल रहा है लेकिन ये भी एक तालाब झील है। तो यदि विकल्प में दिए गए सभी जलीय निकायों को सागर मान लिया जाए, इसने कहा अगर सबको हम सागर मान लेते हैं, झील ना कहें हम उसे, तो इसमें सबसे ज़्यादा लवणता किसकी है, मृत सागर की, जो हम जानते हैं, ठीक है। अब इसने कहा समुद्र में घनत्व बढ़ता है तो ऐसा होता है, ऐसे में क्या होता है, लवणता बढ़ती है किंतु गहराई कम होती है, ठीक है। तो इसने कहा अगर घनत्व बढ़ता है तो लवणता बढ़ती है और गहराई कम होती है। यदि समुद्र में जल का घनत्व बढ़ता है, घनत्व हमने बढ़ा दिया, तो लवणता में वृद्धि हो जाएगी, लवणता भी बढ़ा दी हमने, अर्थात सागरीय लवणता में वृद्धि के कारण जल का घनत्व भी बढ़ता है, बिल्कुल बढ़ता है। अब लिखा है कि लवणता का वितरण जो है क्षैतिज और लंबवत 2 भागों में विभाजित किया जाता है। महासागर में लंबवत लवणता के विषय में किसी निश्चित नियम का प्रतिपादन अभी तक नहीं किया गया है, अर्थात कहीं पर लवणता गहराई के साथ बढ़ती है तो कहीं पर घटती है, ये लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है ग्रेट सॉल्ट झील कहाँ स्थित है। तो गाइस ग्रेट सॉल्ट लेक कहाँ स्थित है, यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका में। इसकी लवणता कितनी है आपकी 220। अब लिखा है अरब सागर के पानी का औसतन खारापन, अरब सागर में कितना हमने देखा गाइस, हमने देखा था 35 पॉइंट कुछ था 30, देखिए
जब हमने भारत बनाया था इस तरह से, तो हमने कहा था भैया हिंद महासागर में 0 से लेकर 10 तक में कितनी है, 35.14। ठीक है, वहीं पे हमने बंगाल की खाड़ी में 30 देखा था, और हमने अरब सागर में देख लिया था 36। ठीक है, तो 36 के बाद पास जो हमारा आंसर है यहाँ 35 है। ठीक है, तो ये हो गया। तो चूंकि विकल्प में 35 लिखा है, पीपीटी लिखा है, तो यही सबसे निकटतम है, नियरेस्ट है। अब लिखा है निम्नलिखित सागरों में किसमें औसत लवणता सबसे ज़्यादा है, काला सागर, पीला सागर, भूमध्य सागर, मृत सागर। ओके, तो इसका आंसर बहुत आसान है, मृत सागर। तो गाइस यहाँ लिखा है प्रश्नानुसार दिए गए विकल्पों में मृत सागर में सर्वाधिक लवणता है 238। ठीक है, ध्रुवीय क्षेत्रों में के बाहर जो है वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक लवणता अरल झील में पाई जाती है। तत्पश्चात क्रमशः देखा जाए तो तुर्की में वॉन झील और मृत सागर का स्थान आता है। तो गाइस यहाँ पे देखिए वीडियो खत्म, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे दोस्तों ज्वार भाटा के साथ।